हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके पहले हम लोगों ने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हैं और जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था वहाँ पे आप लोगों ने ये देखा था कि जो टेम्परेचर जो मेज़रमेंट होता है ये कंसेप्ट हमें कहाँ से मिला है, ये जीरोथ लॉ से मिला है कि भैया आप टेम्परेचर किसी भी चीज़ का कैसे मेज़र करते हो या जो टेम्परेचर इक्विलिब्रियम होता है किसी भी दो बॉडी का कि दो बॉडी भाई इक्वल टेम्परेचर में हो, ये कंसेप्ट कहाँ से निकल के आया, ये कंसेप्ट निकल के आया आपका सही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर जो भी चीज़ आप पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पे मतलब वीडियोज़ में जो देखते हो, अगर लगे कहीं पर डाउट आपको कुछ आ रहा है, ठीक है, डाउट तो डेफिनेटली आएगा ही। तो आप क्या करो ना कि अपने नोट्स में जहाँ पर भी जिस टॉपिक पे डाउट्स आ रहे हैं सारे डाउट्स को लिखो, ठीक है, एक जगह पे लिखना और उसको जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना अपना नाम के साथ सेंड कर देना कि सर ये वाले टॉपिक में मुझे डाउट है। तो उससे क्या होगा कि आपको मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा उन सारे डाउट के लिए, तभी वो आपके डाउट जो है क्लियर होंगे, नहीं तो फिर डाउट आपके से क्लियर भी नहीं होंगे। और जो न्यूमेरिकल वगैरह मैं आप लोग को दे रहा हूँ ना, अगर नहीं बन रहा तो आप लोग उसको बोला करो कि सर नहीं बन रहा है, तो आप इसका जो सॉल्यूशन है वो सेंड कर दीजिए। या बन क्यों नहीं रहा, बनेगा इसलिए नहीं क्योंकि अगर आप लोगों ने कंसेप्ट का रिवीजन नहीं किया होगा तभी नहीं बनेगा, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और स्टार्टिंग में क्या होता है कि थोड़ा सा अगर न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए जो फॉर्मूलेज वगैरह होता है या जो कंसेप्ट होता है वो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग को काम ये करना है कि अगर कहीं पर लगे कि कुछ डाउट है तो नोट्स में उसको वही लिखना है डाउट को टॉपिक वाइज में और व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देना है। कोई भी न्यूमेरिकल वगैरह अगर आप लोग को दे रहा हूँ ना तो भैया अगर आपसे बन जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं बन पा रहे हैं तो मुझे बोलो कि सर नहीं बन रहा तो उसका सॉल्यूशन सेंड कर दो, ठीक है, तो मैं आप लोग को बना कर सेंड कर दूँगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर मान लीजिए कोई सिस्टम है, सिस्टम हमारा क्या होता है, कोई फिक्स्ड मास हो सकता है या कोई रीजन हो सकता है किसी भी गिवन स्पेस में, ठीक है, मतलब किसी जगह पे एक क्षेत्र भी हो सकता है। और अगर आपका सिस्टम कोई वर्क कर रहा है, अगर सिस्टम आपका वर्क कर रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एक टेक्निकल टर्म में वर्क डन बाय दी सिस्टम अगर हो रहा है तो उस टर्म को हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं, ठीक है। और अगर सिस्टम पर काम हो रहा है मतलब वर्क डन ऑन दी अगर सिस्टम हो जा रहा है तो इसको हम लोग निगेटिव लेके चलते हैं। और सेम चीज़ अगर हम लोग अपोजिट में बात करें किसका, हीट का, हीट में क्या होता है कि अगर हीट ऐड ऑन दी सिस्टम मतलब अगर सिस्टम में अगर आप लोग हीट ऐड करते हो तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं। और अगर आपके सिस्टम से बाहर हीट चला जाता है तो इसको हम लोग निगेटिव लेके चलते हैं। तो एक टर्म आता है कि चलो ठीक है, मतलब देखो हीट सिस्टम के अंदर आना बाहर जाना, इसको टोटल इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया हीट का इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन का मतलब होता है वो बाहर भी आ सकता है और बाहर जा भी सकता है। जैसे यहाँ पे वर्क अगर सिस्टम कर रहा है या वर्क आप सिस्टम पर कर रहे हो तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्क इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन का मतलब सिंपली हो गया कि भैया आप या तो आपका सिस्टम वर्क कर रहा होगा या तो आप सिस्टम पर वर्क कर रहे होंगे, दो चीज़ होगा, ठीक है, या तो आपको सिस्टम से वर्क मिल रहा होगा नहीं तो आप सिस्टम में वर्क कर रहे होंगे। तो जो नेट इंट्रैक्शन का मतलब क्या समझोगे कि भाई चलो ठीक है, तो नेट इंट्रैक्शन का मतलब बता दो क्या होता है। तो नेट इंट्रैक्शन का मतलब होता है कि सपोज़ अगर आपने एक साइकिल हुआ, एक साइकिल का मतलब क्या होता है कि भैया आप 1 से 2 चले गए हैं तो 1 से 2 चले गए तो एक प्रोसेस हो गया, फिर 2 से आपने 1 चले आए हैं। तो आप जिस जगह से स्टार्ट होते हो अगर उस जगह पे आपका प्रोसेस अगर एंड हो जाता है तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं, भैया एक थर्मोडायनेमिक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो एक थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए मिनिमम 2 प्रोसेस हो सकते हैं और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। तो अगर मान लो कि 1 से 2 आप लोगों ने जब गया तो आप लोगों ने सिस्टम पर भैया 50 किलो जूल हीट को ऐड कर दिया। तो जब हीट को ऐड किया तो मैंने बोला भैया आप इसको पॉजिटिव ले लो क्योंकि आपने सिस्टम पर हीट ऐड कर दिया। लेकिन जैसे आप 2 से 1 जा रहे हो आपने भैया बोला कि सर 30 किलो जूल जो है ना मेरा सिस्टम से बाहर कहाँ चला गया, सराउंडिंग में चला गया। तो मैं बोलूँगा भैया इसको माइनस में ले लो। तो मैंने बोला बताओ नेट इंट्रैक्शन सिस्टम में कितना हुआ, तो आप क्या बोलोगे सर +50 - 30 इज इक्वल टू +20 किलो जूल। ये हो गया नेट इंट्रैक्शन। सेम कंडीशन अगर मैं वर्क की बात करूं कि अगर 1 से 2 मान लो अगर आपको सिस्टम वर्क किया होगा, ठीक है, अगर वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होगा तो वर्क किया होगा, तो सपोज इसमें 100 किलो जूल का वर्क कर दिया उसने। और अगला जो 2 से 1 वाला प्रोसेस है उसमें आपको सिस्टम पे -50 किलो जूल वर्क करना पड़ा। तो मैंने बोला भैया चलो बता नेट वर्क इंट्रैक्शन कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर +100 - 50 मतलब टोटल जो वर्क इंट्रैक्शन हुआ +50 किलो जूल हो गया।
तो नेट इंट्रैक्शन का मतलब समझ रहे हो क्या होता है कि भैया पॉजिटिव माइनस मतलब प्लस माइनस करने के बाद जो भी आपका चीज़ निकल के आता है, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट इंट्रैक्शन बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है, और ये दिया गया जूल्स के द्वारा, ठीक है, इसलिए इसको जूल्स लॉ भी बोलते हैं। और लो और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता क्या भैया, मतलब कि एनर्जी होता है, जो एनर्जी है किसी भी अब जो सिस्टम की हो, चाहे आपका पूरा यूनिवर्स का हो, ना ही आप इसको क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, इसका एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि आप लोग को मैंने समझाया था कि जो पेट्रोल होता है उसमें जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी होती है, लेकिन जब आप इस पर स्पार्क करते हो, जब आग लगा देते हो, तो ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। तो भैया यहाँ पे आपने एनर्जी का क्या कर दिया, रूपांतरण कर दिया, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ एनर्जी क्या, ना ही आपने यहाँ पे ख़त्म भी नहीं किया, ना ही आपने जनरेट किया, कुछ नहीं किया। यहाँ पे भैया केमिकल एनर्जी था, आपने हीट अपने स्पार्किंग किया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में। फिर इस हीट एनर्जी को आप पिस्टन सिलेंडर का एनर्जी अरेंजमेंट करके वहाँ पे बना लेते हो, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हो। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये यहाँ पे जो है एनर्जी का एक से दूसरे में रूपांतरण हो रहा था, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही मिलेगा, ठीक है। तो मान लो कोई एक साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक का प्रोसेस का मतलब क्या है कि आप जहाँ से स्टार्ट होने वाले हो वहीं से आपको एंड होता है। तो जूल्स लॉ ये बोलता है कि फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम, मतलब किसी भी क्लोज्ड सिस्टम के लिए जो नेट हीट इंट्रैक्शन होता है किसी भी सिस्टम में, वो बराबर होता है उसके नेट वर्क इंट्रैक्शन, किसके लिए, फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस। समझो, मतलब कि चाहे आपने कितना हीट ऐड किया या कितना आपके सिस्टम से बाहर गया, उसमें जो नेट निकल के आएगा, पूरे साइकिल की बात कर रहा हूँ, तो वो बराबर होगा किसके लिए, टोटल वर्क इंट्रैक्शन के बराबर होगा। तो इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिवन बाय जूल, जूल ने दिया है, क्या बोला कि नेट हीट इंट्रैक्शन इज इक्वल टू नेट वर्क इंट्रैक्शन फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग अ साइकिल। जैसे कि पिछले बार हम लोगों ने जो देखा था कि भैया 50 किलो जूल हम लोगों ने ऐड किया और 30 किलो जूल बाहर चला गया, तो भैया 20 किलो जूल क्या हो गया आपका नेट हीट इंट्रैक्शन। तो ये जो नेट हीट इंट्रैक्शन आपका क्लोज्ड सिस्टम के लिए हुआ था फॉर ए साइकिल के लिए, तो ये आपका यहाँ पर फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये जो नेट हीट इंट्रैक्शन आप इसको यहाँ पे वर्क भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये इसका डेफिनेशन ही होता है कि नेट हीट इंट्रैक्शन इज इक्वल टू नेट वर्क इंट्रैक्शन। क्लियर है। तो ये वाला जो ये आप देख रहे हो, ये इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि टोटल कितना आया कितना गया, उसका आप मतलब आया मतलब कि कितना प्लस वाला हीट है और कितना निगेटिव वाला हीट है, दोनों को मिला के आपका टोटल प्लस में कितना निकला या माइनस में कितना निकला, उस चीज़ को हम लोग बात कर रहे हैं क्या, इंटीग्रेशन के साइन के साथ। और साइकिल का मतलब हो रहा है कि भैया क्लोज्ड सिस्टम है, एक पूरा साइकिल कन्वर्ट हो गया, मतलब आपने जहाँ से प्रोसेस को स्टार्ट किया था फिर वहीं पर आप जाकर उसको ख़त्म कर रहे हो, तो ये हो गया सर्कल का मतलब। तो आप लोगों ने जो नेट जितना भी हीट का इंट्रैक्शन क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा किसका, नेट वर्क का इंट्रैक्शन का, ठीक है। तो अगर मान लो कि अगर कोई सिस्टम है और बोला कि भैया चलो इसमें हीट में 20 किलो जूल ऐड कर रहा हूँ और 50 किलो जूल सिस्टम से बाहर चला जा रहा है, तो भैया ऐड कर दिया, तो मैंने बोला प्लस ले लो, बाहर चला गया तो -50 किलो जूल। तो आप पूछा किसी ने बता कि सिस्टम में नेट वर्क इंट्रैक्शन कितना हो गया, तो मुझे याद आना चाहिए कि अच्छा ठीक है, ये अगर क्लोज्ड सिस्टम है, ये अगर क्लोज्ड सिस्टम और एक साइक्लिक प्रोसेस अगर है, तो मैं याद करूँगा कि नेट हीट इंट्रैक्शन इज इक्वल टू जो होता है वो नेटवर्क इंट्रैक्शन होता है। मतलब अगर मुझे नेट हीट इंट्रैक्शन का डेटा दिया हुआ है, तो अगर ये निकाल लूँगा तो मुझे वहाँ से नेट वर्क इंट्रैक्शन के बारे में पता चल जाएगा। ये कैसे निकलेगा, तो +20 है और -15, तो ये यहाँ से कितना निकल जाएगा, -30। तो ये -30 को आप क्या बोल सकते हो, नेट वर्क इंट्रैक्शन, ये बराबर हो गया टोटल वर्क इंट्रैक्शन के बराबर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे -30 का मतलब ये शो कर रहा होगा कि आपके सिस्टम में वर्क किया गया होगा, सिस्टम पर वर्क हुआ होगा, ठीक है, मतलब ऑन दी सिस्टम पे वर्क हुआ है, इसका मतलब ये हो गया। और इसका यूज़ मतलब इस किस किस कंडीशन में आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। पहला तो वही क्लोज्ड सिस्टम होना चाहिए, और कोई भी प्रोसेस चाहे वो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल डजेंट मैटर, लेकिन भैया क्लोज्ड सिस्टम तो होना ही चाहिए। उसके बाद मान लो आप लोगों ने कुछ एक ऐसा डिवाइस बनाया, डिवाइस जैसे कि आप लोगों ने सुना कि वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होती है, जैसे कि टरबाइन जो होता है वो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होता है, ठीक है। हीट इंजन जो होता है वो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होता है। तो क्या करते हो ना कि एक हायर टेम्परेचर मान लो जोन होता है, हायर टेम्परेचर का मतलब कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और
यहाँ से मान लो कुछ हीट निकालते हो, सपोज़ करो आपने निकाल लिया 100 किलो जूल का हीट निकाल लिया, और यहाँ पर एक कोई आपका मान लो ये इंजन है, ठीक है। तो भैया आपने इंजन को क्या दिया, हीट एनर्जी दिया। उस हीट एनर्जी को आप थोड़ा वर्क में भी कन्वर्ट कर सकते हो और थोड़ा सा रिजेक्ट भी हो जाता है। सिर्फ हम लोग यहाँ पे ये कंसेप्ट समझ रहे हैं कि भैया चलो ठीक है 100 किलो जूल मेरा सिस्टम में हीट ऐड हुआ है और 40 किलो जूल रिजेक्ट हो रहा है, तो नेट कितना हो गया। तो आप बोलोगे सर नेट आप निकाल लो इसको, तो ये नेट आ गया 60। तो ये जो नेट 60 हो गया, आप इसको क्या बोल सकते हो, नेट वर्क इंटरेक्शन भी बोल सकते हो। अगर किसी भी क्लोज्ड सिस्टम के लिए अगर मान लो जो नेट हीट इंटरेक्शन अगर वो ग्रेटर देन 0 हो गया, मतलब ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, वर्क भी आपका ग्रेटर देन 0 हो गया। मतलब ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया कि आपका जो सिस्टम होगा वो वर्क किया होगा, आपको वहाँ से वर्क उस सिस्टम के द्वारा मिला होगा, इसलिए ये पॉजिटिव साइन शो कर रहा है। तो उसको बोलते हैं हम लोग हीट इंजन। तो हीट इंजन का कंसेप्ट यहाँ से निकल कर आता है। अगर नेट हीट इंटरेक्शन लेस देन 0, ठीक है, मतलब निगेटिव आ गया है, मतलब आपका जो वर्क जो है सिस्टम पर अगर आपने वर्क कर दिया है, तो इस तरह के डिवाइस को हम लोग रेफ्रिजरेटर या तो हीट पंप बोलते हैं। इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो सिंपल सी बात यहाँ पर हम लोगों ने ये समझा कि अगर वर्क डन ग्रेटर देन 0 तो वो हीट इंजन निकल के आता है, अगर वर्क डन लेस देन 0 तो यहाँ से फ्रीज नहीं तो हीट पंप निकल कर आता है। अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है ना भैया, उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, मतलब कुछ परिणाम होता है। क्या क्या परिणाम, देखो आपने ये पता कि आपको ये पता कि जो वर्क होता है ये पाथ फंक्शन होता है। पाथ फंक्शन क्यों होता है, क्योंकि जब आप लोगों ने क्लोज्ड सिस्टम के लिए एक वर्क डन निकाला था, क्या P/dV, तो ये जो वर्क डन था ये किसके बराबर था, एरिया के बराबर था। ये कौन सा एरिया होता है, PV डायग्राम में अंडर द कर्व का एरिया होता है। तो उसी तरीके से फिर आपको जब पता था कि भैया चलो एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो वर्क डन शो करता था कि अगर मान लो 1 से 2 1A2 ये एक प्रोसेस हो गया, फिर 2B1 ये दूसरा प्रोसेस हो गया। तो आपको पता है कि दोनों ही केस में जो एरिया निकल के आएगा ये अलग अलग निकल के आएगा, ठीक है। और मतलब एरिया अलग अलग निकल के आ गया तो भैया जो वर्क होगा दोनों के केस में ये भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो भैया अगर एरिया दोनों का सेम नहीं है 1A2 का और 1B2 का, तो वर्क भी सेम नहीं होगा। तो इस बात से हम लोगों ने वहाँ पे ये समझा था कि जो वर्क होता है ये कैसा फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि किस पाथ से होके आप जा रहे हो। इस पाथ के लिए वर्क डन दूसरा निकल के आ रहा है और फिर दूसरे वाले पाथ के लिए अलग निकल के आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं कि जो हीट ट्रांसफ़र होता है ये भी कैसा फंक्शन होता है, ये पाथ फंक्शन होता है। वहाँ पर तो आपने देख लिया था कि पाथ फंक्शन कैसे होता है। अब हीट का देखो, यहाँ पर भी भाई PV डायग्राम दिख रहा है किसका, कि 1 से 2, 1 और 2 दो स्टेट है, दो अवस्था है, कि 1A2 एक पाथ है और 2 से 1 आने के लिए, रिटर्न आने के लिए दो अलग अलग पाथ हैं, जैसे कि 2B1 और 2C1। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा कि भैया अगर ये क्लोज्ड सिस्टम है, ठीक है, मैंने बोला ये क्लोज्ड सिस्टम का एग्जांपल है और एक साइक्लिक प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आप अपना प्रोसेस को ख़त्म भी कर रहे हो, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया। तो आप क्या बोलोगे, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ नेट हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू नेट वर्क इंटरेक्शन, ठीक है। कि अगर मैं बात करूँ कि चलो ठीक है पहले 1A2 और 2B1 वाले पाथ को देखते हैं, मतलब जो 1 जो कंडीशन पे हम लोग पहुंच रहे हैं ना, तो दो अलग अलग रास्ता है। आप 1A2 और रिटर्निंग के टाइम 2B1 से आ सकते हो या तो 2C1 से आ सकते हो। तो पहले हम लोग 2B1 को लेकर देखते हैं। तो 1A2 में मान लो हीट का इंट्रैक्शन इतना हुआ होगा और दूसरे वाले पाथ में इतना हीट का इंट्रैक्शन हो गया होगा, तो ये नेट हीट निकल गई यहाँ से, ठीक है। और नेट वर्क भैया कि 1A2 वाले पाथ में मान लो इतना हुआ होगा और जो आपका पाथ 2B1 है उसके लिए डेल्टा W 2B1 हुआ होगा। उसी तरीके से जब आप रिटर्न मान लो दूसरे वाले से आओगे, कौन से वाले से, 2C1 वाले पाथ से आओगे, तो इस कंडीशन में आपका हीट का इंट्रैक्शन कुछ ये हो जाएगा, ठीक है, टोटल, और वर्क का इंट्रैक्शन ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो नेट क्या करना है, कुछ नहीं करना है, प्लस वाले के सामने नेगेटिव साइन लगा देना है। अब आप देखो वह डेल्टा Q 1A2, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वर्क भी कैंसिल हो गया। तो अब देखो ये दोनों अलग अलग टर्म निकल के आ गया, तो इसको हम लोगों ने लिख लिया इस तरीके से, ठीक है। तो डेल्टा W का मतलब हो गया कि स्मॉल चेंज इन वर्क फॉर पाथ 2B1, इसको इस तरह से पढ़ेंगे। और डेल्टा Q 1A2 का मतलब हो गया कि स्मॉल हीट का मतलब हीट ट्रांसफ़र फॉर पाथ 1A2। और यहाँ पर अगर 2C1 लिखा हुआ तो भैया पाथ स्मॉल हीट इंट्रैक्शन फॉर पाथ 2C1, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो अब देखो ये जो डेल्टा 2B1 माइनस डेल्टा W 2C1 है, इसको हम लोग x मान लिए, ठीक है। तो अब मुझे ये बताना
कि बी और सी जो यहाँ से आप लोग जो दिख रहा है यहाँ पे बी और सी, क्या दो अलग अलग पाथ है कि नहीं है, मतलब ये जो बी और सी है दो अलग अलग पाथ है, हम लोग क्लियर दिख रहा है। तो अगर अलग अलग पाथ है तो ये जो हम लोग को वर्क मिला है 2b1 के लिए और 2c1 के लिए, ये दोनों सेम तो हो ही नहीं सकते। वाई? बिकॉज द वर्क इज़ पाथ फंक्शन। इफ द पाथ विल बी डिफरेंट देन वर्क विल बी डिफर। मतलब अगर पाथ भैया चेंज हो गया तो वर्क भी मेरा क्या हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। ये तो क्लियर है यहाँ से। तो डेल्टा मतलब ये जो दोनों का वर्क है ये भैया इक्वल तो नहीं होंगे। अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो ये जो पूरा डिफरेंस है उसको हम लोग क्या मान के चलें, एक्स मान के चले हैं। ठीक है, तो एक्स जो होगा वो 0 का बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। मान लो डेल्टा 2b1 डेल्टा WTC1 ये मान लो कुछ 5 हो गया या 6 हो गया, तो 5 ये मान लो 6 हो गया ये 5 हो गया, तो 6 - 5 क्या होगी 1। तो 1 क्या 0 के बराबर होता नहीं होता, क्योंकि दोनों जब इक्वल ही नहीं है, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, लेकिन वो 0 तो नहीं होंगे, ये कंफर्म है। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जो वर्क होता है ये पाथ फंक्शन होता है, और अलग अलग पाथ के लिए जैसे 2b1 भी एक अलग पाथ है और 2c1 अलग पाथ है, इसलिए दोनों का वर्क इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब अगर ये भैया नॉट इक्वल टू 0 है तो जो ये जो आपका हीट का ट्रांसफ़र दिख रहा है ये भी नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला टर्म नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो डेल्टा 2b1 जो हो गया, ये जो पाथ 2b1 के लिए जो हीट का इंट्रैक्शन है और 2c1 के लिए है, इसको भैया इधर ट्रांसफ़र करोगे तो ये भी एक दूसरे के बराबर नहीं आ रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ से सिर्फ ये सिंपल सा प्रूव किया कि जो हीट इंट्रैक्शन हो गया 2b1 और जो हीट इंट्रैक्शन हो रहा है 2c1 के लिए, ये इक्वल नहीं है। मतलब हीट का भी जो इंट्रैक्शन होता है वो अलग अलग पाथ पर डिपेंड करता है। और यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा था कि हीट एंड वर्क बोथ आर पाथ फंक्शन। ठीक है, बिकॉज दे डिपेंड्स ऑन देयर पाथ, मतलब किस रास्ते से हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है उस पर भी ये डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे 2b1 एक पाथ था और यहाँ पे ये 2c1 पाथ है। ठीक है, ये वाला दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे 2b1 एक पाथ हो गया, ये 2c1 पाथ हो गया। तो इसके लिए भी जो आपका हीट आ रहा है ये अलग अलग आ रहा है, ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव करके देख लिया है। तो ये एक कॉन्सिक्वेंस मतलब एक परिणाम निकल कर गया है, जिससे हम लोग ये समझें कि जो ऊपर हम लोग डिस्कशन किए हैं अबव डिस्कशन, इससे हम लोग का ये कंक्लूड निकला है कि जो हीट ट्रांसफ़र होता है ये क्या होता है, एक पाथ फंक्शन होता है, और ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल भी होता है। इनएग्जैक्ट का मतलब देखो क्या होता है कि जैसे कि आपको मैंने बोला कि भैया चलो चेंज इन प्रेशर बताओ। अगर मान लो किसी पॉइंट स्टेट 1 पे प्रेशर P1 है और किसी स्टेट पॉइंट 2 पे प्रेशर P2 है, तो चेंज इन प्रेशर क्या होगा, P2 - P1। तो P2 - P1 जो आपने लिखा तो इसको हम लोग बोलेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल। मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब आपने एग्जैक्ट इस दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस का प्रेशर निकाल लिया। लेकिन अगर मान लो वर्क DW लिखा हुआ तो आप इसको W2 - W1 कभी नहीं लिख सकते हो, क्योंकि आप किसी एक इस पॉइंट का वर्क नहीं बता पाओगे, आप किसी पाथ का ही वर्क बता पाओगे भैया कि चलो ठीक है, अगर पूरा पाथ अगर मान लो 1 से 2 कोई पाथ अगर है तो उस पाथ का वर्क बता पाते हो, किसी पॉइंट पर वर्क नहीं बता पाते हो, इसलिए इसको W2 - W1 नहीं लिख सकते हो। या हीट भी अगर रहेगा तो उसको आप H2 - H1 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि इसलिए इसको बोला जाता है क्या, इन एग्जैक्ट। मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है, इन एग्जैक्ट है। ठीक है, तो इसलिए बोला गया कि जो हीट ट्रांसफ़र ये कैसा इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। क्यों? और ये जो है आपका पास्ट हिस्ट्री जो होता है कि मतलब किस पाथ से मतलब आप हीट का ट्रांसफ़र हो रहा नहीं हो रहा, अलग अलग पाथ अगर रहेगा तो भैया हीट का भी ट्रांसफ़र अलग अलग हो जाएगा। ये बता रहा है कि अगर मान लो 1 से 2 अगर पाथ मान लो 1A2 है और ये 2B1 पाथ है, तो अलग अलग पाथ के लिए हीट का ट्रांसफ़र क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो ये मतलब पास्ट हिस्ट्री पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जो हीट और वर्क दोनों होता है वो क्या होता है, पाथ फंक्शन होते हैं, और इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल दोनों ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि भैया किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप वर्क को नहीं बता सकते हो कि भैया हाँ एक पॉइंट पे वर्क W1 है, ये सब कभी भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर वर्क बताना है तो पूरा एक पाथ ही जानना पड़ेगा, भाई पाथ कांस्टेंट प्रेशर का पाथ है कि कांस्टेंट वॉल्यूम का है कि आइसोथर्मल का है, ये जानना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि देखो कि जो हीट इंटरेक्शन होता है बाउंड्री फिनोमिना हो गया। बाउंड्री का मतलब क्या होता है कि देखो अगर मान लो कोई सिस्टम है तो सिस्टम में आप जो बाहर जाओगे, सिस्टम के अलावा जो भी चीज़ होता है उसको हम लोग सराउंडिंग बोलते हैं। तो सिस्टम से सराउंडिंग जब भी जाओगे तो किसको भाई मतलब आप क्रॉस करके जाओगे, बाउंड्री को क्रॉस करके जाओगे। ठीक है, तो भाई मान लो अगर सिस्टम से बाहर हीट जा रहा है या बाहर से अंदर आ रहा है सिस्टम के अंदर, तो ये क्या हो गया, बाउंड्री फिनोमिना हुआ कि नहीं, बिल्कुल हो गया। और एज वेल एज ए ट्रांजिएंट फिनोमिना। ट्रांजिएंट फिनोमिना का मतलब ये होता है कि मान लो कि हीट अगर मान लो यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल से मतलब यहाँ पे अगर मैंने बोला चलो इनका कुछ टेम्परेचर है, ठीक है,
कोई टेम्परेचर है। फिर से बाहर से मान लो अगर आप लोगों ने हीट सप्लाई कर दिया तो इनका टेम्परेचर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये जो मॉलिक्यूल्स का जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और हमें ये पता है कि जो टेम्परेचर होता है किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स का वो रैंडम एनर्जी को बताता है, ठीक है, रैंडम एनर्जी को बताता है। तो मतलब ये हो गया कि हीट जो होता है, हीट को चेंज करने से भैया मॉलिक्यूल्स का रैंडम एनर्जी में चेंज आ गया। तो उसी को हम लोग बोल देते हैं कि भैया ये जो फिनोमिना हो गया ये ट्रांजिएंट फिनोमिना हो गया। मतलब मॉलिक्यूल्स में भैया एनर्जी में चेंज आ रहा है जब आप लोगों ने हीट को भी चेंज कर रहे हो, चाहे बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, सिंपल सी बात है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि जो बाउंड्री फिनोमिना जो होता है थर्मोडायनेमिक्स में, इसका सिंपली मीन्स क्या होता है कि एनर्जी का ट्रांजिट, लाना और ले जाना, ठीक है। मतलब ट्रांजिट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि भाई जो बाउंड्री फिनोमेना क्या होता है कि आपने सिस्टम से बाहर सराउंडिंग कितना एनर्जी लेके गए हो या बाहर से कितना लेके आए हो, उसका मतलब होता है बाउंड्री फिनोमेना। और ट्रांजिएंट का मतलब क्या हो गया कि जो मॉलिक्यूल्स के अंदर में जो आपका चेंज होता है, किसमें, इंटरनल एनर्जी में जो भी चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम, तो उसी को आप लोग बोल देते हो क्या, ट्रांजिएंट फिनोमेना। क्लियर हो गया। अब दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या है कि एनर्जी जो होता है ना एक प्रॉपर्टी होता है। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि दो तरह की प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होते हैं जो इंडिपेंडेंट होती है मास कंसिडरेशन ऑफ द सिस्टम, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करती है मास कंसिडरेशन ऑफ द सिस्टम। और यहाँ पे हम लोगों ने ये समझा था कि ऑल टाइप्स ऑफ जो एनर्जी होती है वो क्या होती है भैया, मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो वही हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो ये वाला टर्म हम लोगों का भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेरिवेशन में निकाले थे, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये हम लोगों ने यहाँ से निकाला हुआ था कि अगर मान लो 1 और 2 कोई दो स्टेट है, दो अवस्था है, तो 1 से 2 मान लो आपने 1A2 से गए हो, और यहाँ आने के लिए मान लो आपके पास दो अलग अलग रास्ता है, एक 2B1 है और एक 2C1 है। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नेट हीट इंटरेक्शन इक्वल टू नेट वर्क इंटरेक्शन, ये फॉर्मूला लगाकर ये वाला चीज़ हम लोगों ने डेरिवेशन में निकाला था, ठीक है। तो बस इसी को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं कि देखो डेल क्यू 2P1, ये भाई 2B1 का वर्क इंटरेक्शन है तो दोनों को एक साइड में कर दिए, और जो ये 2C1 और 2C1 का जो का हीट इंटरेक्शन था ये एक साइड कर दिए। अब देखो यहाँ डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू 2B1 के लिए एक पाथ के लिए ये डिफरेंस निकल के आ गया, और 2C1 के लिए ये वाला डिफरेंस निकल के आ गया। अब आप देखो कि आप 2B1 और 2C1, मतलब ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये 2B1 ये वाला पाथ और ये 2C1 ये ऊपर वाला पाथ, ये दोनों अलग अलग पाथ हैं, लेकिन ये जो बीच वाला जो डिफरेंस है ना, बीच वाला डिफरेंस दोनों का, देखो दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है और फाइनल पॉइंट भी सेम है। इनिशियल पॉइंट दोनों का यहाँ पे सेम है 2 वाला, इनिशियल पॉइंट 2 का दोनों का सेम है, फाइनल पॉइंट भी सेम है। मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों के बीच में अगर हम लोग ये जो डिफरेंस डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू अगर अलग अलग पाथ के लिए भी आ रहा है तो ये सेम आ जा रहा है। मतलब डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू जो होता है किसी भी पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये जो डिफरेंस जो आ रहा है ये किसी पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जो भी चीज़ आपको, जो ऐसी क्वांटिटी जो किसी पाथ पर डिपेंड नहीं करता, उनको हम लोग क्या बोलते थे, पॉइंट फंक्शन बोलते थे। और हमें पता है कि जो प्रॉपर्टी होती है वो किसी भी सिस्टम की पॉइंट फंक्शन होती है। मतलब कि आप किसी भी एक पॉइंट पे प्रेशर P1 बता सकते हो या टेम्परेचर T1 बता सकते हो कि भाई चलो पॉइंट P1 पे 1 पे प्रेशर P1 है या पॉइंट 1 पर टेम्परेचर T1 है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है पॉइंट फंक्शन। तो ये जो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू हो गया, ये अलग अलग पाथ था लेकिन फिर भी दोनों के लिए सेम आ गया, ठीक है। मतलब डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू डेफिनेटली एक कोई प्रॉपर्टी रहा होगा, इसीलिए ये अलग अलग पाथ पर भी सेम आ जा रहा है। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं कि चेंज इन एनर्जी बोल रहे हैं, ठीक है। क्लियर है कि डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू जो हो रहा है कि अलग अलग पाथ था 2B1 और 2C1, लेकिन फिर भी ये दोनों अलग अलग पाथ के लिए भी सेम आ जा रहा है। मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये सिर्फ आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। मतलब ये वाला देखो दोनों ही केस में जो आपका इनिशियल पॉइंट 2 था और फाइनल पॉइंट 1 था। तो ये जो आपका क्वान्टिटी निकल के आया है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ये क्या आ रहा है आपका, सेम आ रहा है बिटवीन सेम इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स के बीच में। लेकिन ये सेम इसके बावजूद भी आ रहा है कि जो पाथ है ये क्या है, अलग अलग है। तो इसलिए ये मस्ट भी ये रिप्रेजेंट करना चाहिए क्या, चेंज इन प्रॉपर्टी। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोगों ने नाम दे दिया एनर्जी। तो ये जो आपका डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू है, इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, चेंज इन एनर्जी लिखते हैं, मतलब DE।
तो ये कहाँ से आ रहा है, ये भी फर्स्ट लॉ से ही सब कुछ हम लोग डेरिवेशन धीरे धीरे देख रहे हैं। तो इसको अगर हमको यूज़ करना है डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डी ई, तो इसको भैया क्लोज्ड सिस्टम होना चाहिए और ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों प्रोसेस के लिए होना चाहिए। आप लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या पढ़ा डेफिनेशन कि नेट हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू नेट वर्क इंटरेक्शन फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है, यही पढ़े हो। तो चलो ठीक है, मैंने बोला कि चलो अब यहाँ पे मैंने और एक टर्म ये वाला भी याद कर दिया, लेकिन अगर आपको मान लो कि आपने 1 से 2 गया, 1 से 2 गए हो किसी 1A2 वाले पाथ से, फिर 2 से B1 भाई 1 फिर आ गए हो, तो मान लो 1 पे मान लो एनर्जी E1 था, और जब भैया फिर से वहाँ पर आ जाओगे तो एनर्जी का चेंज हो जाएगा, नहीं 1 पर तो एनर्जी E1 ही रहेगा, तो चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चेंज इन एनर्जी 0 हो जाएगा, तब जाकर देखो ये दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, बराबर हो गया। इस तरह से भी आप समझ सकते हो कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो चेंज इन एनर्जी होता है वो 0 होता है, ठीक है। कि अगर मान लो अगर आप 1 पे हो, 1 से 2 जाते हो, 1 पॉइंट पे हो, 1 से 2 जाते हो 1A2 वाले पाथ से, फिर 1 पे फिर रिटर्न आ जाते हो B वाले पाथ से, तो किसी ने पूछा बताओ चेंज इन एनर्जी कितना हुआ, तो आप बोलोगे चेंज इन एनर्जी 0 हो गया, क्योंकि आपका जो भैया इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो गया, ठीक है। अब मान लो कोई क्लोज्ड सिस्टम है, क्या है, कोई आपके पास क्लोज्ड सिस्टम है, तो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन एनर्जी। तो उसी तरीके से अगर भैया डेल्टा डब्ल्यू को अगर इधर ट्रांसफ़र कर दो तो भैया ये प्लस में आ जाएगा। अब एनर्जी जैसे कि किसी भी मॉलिक्यूल की देखेंगे ना, जो मेन एनर्जी होता है तो उसका होता है जैसे कि मान लो आपका बॉडी है, आपके बॉडी के अंदर जो एनर्जी है क्या है, इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। ये इंटरनल एनर्जी भैया आपको कैसे कैसे दिख सकता है, जैसे कि मान लो कोई डैम है, तो कोई भी डैम रहता है जो है किसी एक मतलब ऊंचा जगह पर रहता है, ऊंचाई जगह पर रहता है, तो वहाँ पे उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ये स्थितिज ऊर्जा को अगर आपको देखना है तो डैम को पानी खोल दीजिए भैया, देखना ये पानी क्या करने लगेगा भैया, यहाँ से बहुत तेज़ी से बहने लगेगा, मतलब ये जो इसके पास mgh स्थितिज ऊर्जा थी ये गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो एनर्जी मान लो E इक्वल टू यू, मतलब यहाँ पर हो गया इंटरनल एनर्जी, और के का मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का समेशन हो गया कैपिटल E। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का क्या मतलब होता है कि ऑल द एनर्जी कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट, मतलब जितने भी तरह के एनर्जी जो भी मॉलिक्यूल्स के पास रहता है उस किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक ऊर्जा। ये दोनों का समेशन हो सकता है, काइनेटिक और पोटेंशियल का समेशन हो सकता है। लेकिन जो गैस के केस में जो होता है, जो इंटरनल एनर्जी होता है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और हम लोग आगे पढ़ेंगे भी कि जो इंटरनल एनर्जी जिसको हम यू से डिनोट कर रहे हैं गैसेस के केस में, ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। वहाँ पे देखेंगे कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो इंटरनल एनर्जी जो होता है गैसेस को वो बढ़ जाएगा। और कैसे निकालेंगे इंटरनल एनर्जी, हम लोग आगे फॉर्मूला में डेरिवेशन करेंगे कि mCv/dt होता है भाई कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए इंटरनल एनर्जी, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो मान लो यहाँ से तो समझ में आ गया कि एनर्जी हो गया आपका इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको चेंज करना मतलब डी भाई चलो दोनों को हर जगह एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, तो भैया नीचे में सबका एक्स आएगा तो कट जाएगा ना, मतलब डी अपन डी एक्स, फिर मान लो यहाँ पे लिखोगे डी यू अपन डी एक्स, फिर डी के ई अपन डी एक्स, फिर डी पी ई अपन डी एक्स। तो भैया डी एक्स कॉमन लेके यहाँ बाहर इससे दोनों से काट दोगे, तो इसलिए नीचे में कुछ नहीं लिख रहे हैं, ये वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, किसी भी रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो जो चेंज इन एनर्जी मान लो निकल के आ गया, ये निकल के आता है। लेकिन अगर मान लो किसी क्लोज्ड सिस्टम के लिए अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों 0 है, तो जो चेंज इन एनर्जी हो किसके बराबर हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से आप जो चेंज इन एनर्जी डी है उसका जगह क्या लिख सकते हो, डी यू लिख सकते हो। तो भैया डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डी यू। अब देखो यहाँ पे इसको मैं डेल पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, डेल, और यहाँ पे डी पढ़ रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है, देखो कि मान लो कि आपको 1 से 2 जाना है, 1 से आप 2 चले गए हो, 1 से 2 गए हो, तो मैंने बोला भैया कि 1 से 2 बताओ चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप बोलोगे डी यू इक्वल टू यू टू माइनस यू वन। अब मैं अगर किसी ने पूछ लिया भैया कि चलो ठीक है कि अब स्मॉल चेंज का मतलब क्या होता है, मतलब 1 से 2 तो भैया 2 पूरा मतलब एक बड़ा सा चीज़ हो गया। अब इसके बीच में जब किसी 2 पॉइंट के बीच में जब बात करोगे ना, तो उसके लिए मान लो एक 1 डेज हो गया, ये 1 डबल डेज हो गया। तो अगर 1 डबल डेज से लेके 1 डबल डेज में क्या जो चेंज हो आ रहा है, अगर इसको निकालना चाहोगे तो इसके लिए हम लोग को डेल यूज़ करना पड़ेगा। डेल का मतलब हो गया क्या, स्मॉल चेंज, इसका मतलब हो गया स्मॉल चेंज, और आपका डी यू का मतलब होता है टोटल चेंज, ठीक है, चेंज इन, ये समझ में आ गया।
चेंज हो गया बड़ा वाला, और चेंज के अंदर जो छोटा चीज़ अगर आप लोग कंसिडर करते हो तो वो हो जाता है स्मॉल चेंज, जिसको हम लोग डेल्टा से शो करते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गया ना कि भैया डेल क्यू क्या हो गया, डेल डब्ल्यू प्लस डी यू हो गया। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझाया गया कि डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल चेंज और डी का मतलब होता है चेंज इन 1 से 2। ठीक है, 1 से 2 आपका टोटल चेंज बताता है, और 1 से 2 के बीच में अगर 2 पॉइंट है तो ये आपको स्मॉल चेंज डेल्टा के हेल्प से मिलने वाला है। और एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे कि अब देखो डेल्टा क्यू का हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू लिख सकते हैं। अब ये क्या, चेंज इन स्मॉल चेंज इन वर्क। तो ये जो स्मॉल चेंज इन वर्क थर्मोडायनेमिक्स में होता है, ये 2 तरह के वर्क हो सकते हैं। या तो बाउंड्री वर्क, मतलब कि जो आपका सिस्टम है वो आपका बाउंड्री को क्रॉस करके अगर कुछ वर्क कर रहा है तो वो वर्क हो सकता है। या तो डेल डब्ल्यू ओ का मतलब अदर वर्क मतलब जैसा कि शाफ्ट वगैरह जो होता है इंजन में, वो भी तो रोटेट करता है, वो भी तो आपको वर्क देता है। या तो बैटरी वगैरह जो होता है वो उसमें भी तो इलेक्ट्रिकल वर्क आपको देता है। ठीक है, तो ये 2 तरह के वर्क हो सकते हैं। लेकिन मान लो ये वाला जो वर्क है ना, इसको हम लोग 0 लेके चलेंगे तो भैया बचा क्या, बाउंड्री, मतलब बाउंड्री वर्क हो गया। और बाउंड्री वर्क जो क्लोज्ड सिस्टम के लिए आप निकालते हो, आप लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हो, पी इंटू डी वी होता है। तो आप डेल्टा क्यू इक्वल टू जो आप लिखते हो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू पी डी वी प्लस डी यू। तो अगर किसी ने पूछा इसको यूज़ करने के लिए क्या कंडीशन होगा, तो इसके लिए ये क्वासी स्टैटिक मतलब रिवर्सिबल होना चाहिए और क्लोज्ड सिस्टम होना चाहिए। लेकिन अगर जो डेल क्यू इक्वल टू सिंपल सा वाला जो डेल डब्ल्यू प्लस डी यू को कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, तो भैया ये क्लोज्ड सिस्टम तो होगा ही, और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वर्क आपका डिफाइन नहीं है। लेकिन जैसे आपने वर्क भैया पी डी वी कर दिया तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होना ही चाहिए। और ये वाला जो आपका फॉर्मूला है, इसको हम लोग ओपन सिस्टम के लिए यूज़ नहीं करेंगे। ओपन सिस्टम के लिए मतलब जहाँ पे आपका एनर्जी और मास दोनों का इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं और एक कंसेप्ट क्या है कि थर्ड कंसेप्ट फर्स्ट लॉ से निकल के आता है कि एनर्जी जो होता है आइसोलेटेड सिस्टम का रिमेंस कांस्टेंट। भैया आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो भी एनर्जी होता है और मास होता है, भैया ये सिस्टम से बाहर भी नहीं जा सकता है और भैया बाहर से कुछ अंदर भी नहीं आ सकता। जैसे कि जो ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मांड में जो भी मास और जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो भैया इसके लिए चेंज इन एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भैया चेंज ही तो कुछ नहीं होगा ना, तो भैया चेंज इन एनर्जी अगर 0 हो जाएगा तो इसके लिए डेल्टा क्यू जो होता है डेल डब्ल्यू के बराबर हो जाता है। और यूनिवर्स जो होता है आपका एक आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है। तो आइसोलेटेड सिस्टम के केस में जो एनर्जी हो गया क्या हो गया, कांस्टेंट हो जाएगा। भैया पता है कौन, एनर्जी भी और मास दोनों ही कांस्टेंट होते हैं। अब देखो यहाँ पे एक काल्पनिक मान लो मशीन है। ठीक है, काल्पनिक मशीन है मान लो आपके पास। मैंने क्या बोला कि अगर कोई सिस्टम है, अगर कोई मान लो यहाँ पे इस तरीके से समझो कि ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, पिस्टन और सिलेंडर का अरेंजमेंट है। यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स भरा हुआ है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स भरा हुआ है तो मान लो इनके पास इंटरनल एनर्जी है। क्या है, इंटरनल एनर्जी यू है, मतलब आंतरिक ऊर्जा है। तो भैया इंटरनल एनर्जी मैंने आपको बोला था कि ये टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है। तो मान लो अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के पास टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का मतलब ही होता है रैंडम एनर्जी। तो ये क्या कर सकता है, तो भैया इस पिस्टन पे एक प्रेशर फोर्स लगा सकता है। मतलब यहाँ पे जब फोर्स लगाएगा तो ये नॉर्मल फोर्स होगा, तो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग प्रेशर बोल देते हैं। इसलिए यहाँ पर जो फोर्स लगा रहा होगा मॉलिक्यूल्स, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रेशर फोर्स बोलते हैं। तो जैसे ये प्रेशर फोर्स लगाएगा तो ये पिस्टन क्या करेगा भैया, बाहर की ओर जाएगा, मतलब ये आगे की ओर भागेगा राइट साइड में। तो मान लो कि अगर ऐसा आपको बोला जाए कि ये जो गैस मान लो भरा हुआ है पिस्टन के अंदर, सिलेंडर के अंदर में, और ये पिस्टन है, और बाहर से हम लोग कोई भी वर्क नहीं दे रहे हैं। इस सिस्टम यहाँ पर क्या हो गया, ये सिस्टम यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, जो ये दिख रहा है, जो गैस की जो बात कर रहा हूँ ना मैं, ये जो गैस हो गया, ये गैस मेरा हो गया यहाँ पे पूरा सिस्टम। अब मैं यहाँ सिस्टम पे कुछ वर्क ऐड कर ही नहीं रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मेरा सिस्टम पे मैं क्या देख रहा हूँ कि पिस्टन भैया इधर जा रहा है, मतलब 1 से 2 की ओर जा रहा है। तो मुझे इस बात से ये समझ में आ गया कि अगर मैं बाहर से सिस्टम पे वर्क ऐड कर भी नहीं रहा हूँ, फिर भी मेरा जो सिस्टम यहाँ पे क्या है, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहा है पिंक कलर का, यही आपका सिस्टम है, फिर भी मेरा जो है ये पिस्टन भैया 1 से 2 पॉइंट पे कैसे चला गया। इसका मतलब यहाँ पर जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसके पास क्या होगा, इंटरनल ऊर्जा, मतलब आंतरिक ऊर्जा होगा। उसी ऊर्जा को ये खर्च किए होंगे, यहाँ पे प्रेशर फोर्स लगाए होंगे और ये 1 से 2 चला गया होगा।
तो क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो अब मान लो यहाँ पर जो ऊर्जा होगा, जितना ऊर्जा होगा भैया उतना ही तो ये लोग मतलब खर्च कर सकते हैं ना। मान लो यहाँ पे 2 पॉइंट तक पहुँच गया और जितने भी गैस यहाँ पे बचेंगे उनका भैया जो आंतरिक ऊर्जा मतलब जो इंटरनल एनर्जी जो है अगर वो जीरो हो गया, ख़त्म हो गया, तब क्या वर्क कर पाएंगे? वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी एक मान लो, एक इमेजिन कर लो, एक काल्पनिक ऐसा मशीन मान लो कि वो आपको हमेशा वर्क देते जा रहा है, मतलब कि आप उस पर बाहर से वर्क ऐड भी नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको वर्क देते जा रहा है। तो वर्क कहाँ से देगा? तो ये समझ में आ गया कि उसके पास आंतरिक ऊर्जा होगा, इंटरनल एनर्जी होगा, वही खर्च करके देगा। तो इस तरह ऐसे मशीन्स जहाँ पे वर्क आप बाहर से उसको दोगे भी नहीं फिर भी वो आपको वर्क देते रहेगा, तो उन मशीन को बोला जाता है परपेचुअल मोशन मशीन, जिसको बोलता है PMM1। ये इम्पॉसिबल है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का बोलता है कि अगर किसी सिस्टम में आप बाहर से वर्क ऐड भी नहीं कर रहे हो और फिर भी आपका सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम जो गैस है ये आपको पिस्टन को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचा देता है, मतलब आपको वर्क दे रहा है और हमेशा देते जा रहा है, ठीक है। तो भैया इस तरह का मशीन जो है इम्पॉसिबल है, ये कभी नहीं बन सकता है। और परपेचुअल का मतलब होता है नेवर एंडिंग, मतलब ये हमेशा आपको वर्क देगा। तो यहाँ पर वही बताया गया कि MM1 मतलब परपेचुअल मोशन मशीन। अगर कोई मान लो मशीन है तो अब बाहर से आप कोई एनर्जी ऐड भी नहीं कर रहे हो फिर भी आपको यहाँ पे वर्क मिल जा रहा है, तो ये तो समझ में आता है कि वर्क मिल रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इंटरनल एनर्जी U होगा तभी वर्क मिल पा रहा होगा, ठीक है। लेकिन भैया U भी तो एक लिमिट में रहा होगा ना, मतलब U भी तो कभी ख़त्म हो सकता है जब पिस्टन पे वो वर्क कर रहा होगा तब। लेकिन भैया फिर भी अगर आप बोलोगे कि नहीं ख़त्म ही नहीं हो रहा, ये कंटिन्यू आपको देते रहेगा, तो ऐसे इस तरह के मशीन को हम लोग काल्पनिक मशीन बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? PMM1 बोलेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अनुसार क्या होता है कि इस तरह का मशीन इम्पॉसिबल है डेवलप करना, जो आपको कंटिन्यूसली क्या कर सकता है, मतलब वर्क को प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब किए हुए बिना, ठीक है। तो ये जो आपका हो गया इस तरह का जो कंसेप्ट आपने PMM1 जो निकाला, ये कहाँ से निकाला आप लोगों ने? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से निकाला, जो कि इम्पॉसिबल है। तो किसी ने अगर पूछा कि बताओ PMM1 मशीन क्या होता है, तो आप बोलोगे कि PMM1 एक ऐसा मशीन होता है जिसमें आप बाहर से कोई वर्क ऐड नहीं भी करोगे फिर भी आपको ये कंटिन्यूसली वर्क देते जाएगा, और जो कि इम्पॉसिबल है। कि भैया अगर हम बाहर से कुछ वर्क देंगे ही नहीं तो भैया ये कैसे आपको वर्क देगा? जैसे कि सिंपल सी बात है, अगर आपका बॉडी जो है, अगर आप मान लो खाना खाते हो तो आपको एनर्जी मिलता है, लेकिन बाहर से मान लो अपना फूड एनर्जी खाना बंद कर दिया तो आप कुछ टाइम तक काम कर सकते हो अच्छे एनर्जी के साथ, लेकिन आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए भैया एनर्जी देना ही बाहर से बंद कर दिया, खाना खिलाना ही बंद कर दिया, तो क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर PMM1 मशीन रहेगा तो ये बोलेगा हाँ एकदम कर लेंगे हम। क्यों? क्योंकि ये इम्पॉसिबल मशीन है, एक इमेजिनरी काल्पनिक है, इसलिए ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आप लोगों ने यही सीखा कि भाई जो नेट हीट इंटरेक्शन जो होता है किसी भी क्लोज्ड सिस्टम और साइक्लिक प्रोसेस के लिए, वो नेट वर्क इंटरेक्शन के बराबर होता है। फिर यहाँ से हम लोगों ने कॉन्सिक्वेंसेस अलग अलग देखा था। फर्स्ट परिणाम ये देखा था कि जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो क्या होता है? पाथ फंक्शन होता है, और ये बाउंड्री फिनोमिना भी होता है, और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल भी होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पे आज देखा था। सेकंड हम लोगों ने देखा कि एनर्जी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू जो था ये अलग अलग पाथ के लिए भी सेम आ जा रहा था, मतलब इसको हम लोगों ने भैया प्रॉपर्टी चेंज इन प्रॉपर्टी मान के चल रहे थे, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोगों ने अगर मान लो चेंज इन एनर्जी जो होता है कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का चेंज अगर नेगलेक्ट कर दोगे तो बचेगा क्या? वो इंटरनल एनर्जी। यहाँ से डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू जो निकल के आया था वो DU निकल के आया था। देखो आप DQ कभी नहीं लिख सकते हो। वाई वी कैन नॉट राइट DQ? बिकॉज डेल Q और W जो है ये इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इसीलिए हम लोग इसको ऐसा नहीं लिखते हैं, हमेशा डेल्टा से लिखते हैं। लेकिन देखो U क्या है? इंटरनल एनर्जी है, और ये पॉइंट फंक्शन होता है, इसको हम लोग U2 माइनस U1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कैपिटल D मतलब स्मॉल d लिखते हैं और यहाँ पे डेल्टा लिखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने और एक कंसेप्ट देखा था क्या, कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है भैया? कांस्टेंट होती है, रिमेंस कांस्टेंट रहेगी। और PMM1 मतलब परपेचुअल मोशन मशीन, जो कि एक इम्पॉसिबल मशीन होता है, वो एक ऐसा मशीन है कि बाहर से आप कोई वर्क दे भी नहीं रहे हो फिर भी ये आपको कंटिन्यूसली वर्क देते जा रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा। और फिर भी अगर कुछ डाउट होता है तो आप अपने नोट्स में भैया डाउट्स लिखो और व्हाट्सएप पे उसको सेंड करो, ठीक है। और तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।